नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आगम क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पहले इलेक्शन की, यानी जो आज़ादी के बाद भारत में होने वाला जो पहला चुनाव था, जिसको हम आम इलेक्शन या आम चुनाव के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो हमारी 17वीं लोकसभा के चुनाव हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि 17वीं लोकसभा में किन पार्टी से कितने मेंबर्स चुन के आए हैं, कितने लोगों ने इसमें मत का प्रयोग किया है, कौन कौन से लोग यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, कितनी महिलाएं इसमें निर्वाचित हुई हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। साथ ही में हम समझेंगे जो ईवीएम मशीन है इसके बारे में, और जो वीवीपैट जो मशीन होती है इसके बारे में भी हम समझेंगे कि कब से भारत में इसका प्रयोग किया गया है, किन चुनाव में इनका सबसे पहले प्रयोग हुआ है, और कब कौन सी संस्था भारत में ईवीएम को बनाती है या वीवीपैट को निर्माण करती है। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो कल जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में हम कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हैं और बढ़ते हैं फिर आज की क्लास में। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लोकसभा के अंतर्गत हमने बात की थी कि लोकसभा में जो अधिकतम संख्या सदस्य संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है 552। 552 मेंबर्स लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें से 530 जो मेंबर हैं राज्यों से आते हैं, जबकि 20 मेंबर्स आते हैं यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य एग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन अभी हमने कल बात की थी कि जो एग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो जिनको मनोनीत किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है, इनको समाप्त कर दिया गया है। 104वां जो संविधान संशोधन है, 104वां जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा एग्लो इंडियन जो समुदाय के लोगों को 2 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा या प्रतिनिधित्व दिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में। पहले एग्लो इंडियन को भी एससी और एसटी के साथ में आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन अभी 104वां जो संविधान संशोधन है 2020 के माध्यम से इसको एग्लो इंडियन जो समुदाय के 2 सदस्य थे, जो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर हमने बात की थी कि इतनी इतनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं, इतना राज्यसभा के बारे में हमने बात की थी कि अभी हाल में यदि वर्तमान में पूरे इंडिया में देखा जाए तो 4120 सीट विधानसभा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हमने लोकसभा के चुनाव के बारे में बात की थी कि इसका जो चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको कहा जाता है, यानी इसका सीधा अर्थ होता है कि जो जीता वही सिकंदर, यानी जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो प्रत्याशी जीता माना जाएगा। जबकि जो हमारा अभी हमने जो एक और पद्धति पढ़ी थी राज्यसभा के चुनाव में, वहां पर हमने बात की थी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल जो वोट सिस्टम है, उसमें जो जीतने वाले कैंडिडेट को 50+1% मत प्राप्त करने होते हैं, तब जाके वो कैंडिडेट जीता माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 50% मत का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीता कैंडिडेट माना जाएगा। इस प्रकार से ये जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अनुसार होता है, और विधानसभाओं का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के तहत होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर हमने बात की थी कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की जो आयु थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है। उस समय जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और वो एक प्रकार से भारत में सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने थे, तो उन्होंने ही ये 21 से घटा करके 18 वर्ष आयु कर दी थी। यहाँ पर हम बात करें कि जो लोकसभा के कार्यकाल के बारे में हमने बात की थी कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। लेकिन सरकार कभी बहुमत खो दे यदि बीच में ही, तो लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। और यहाँ पर यदि नए इलेक्शन कराना है तो आर्टिकल 85 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं लोकसभा के विघटन की, कि लोकसभा विघटन कर दी जाए और नए इलेक्शन किए जाएं। ये आर्टिकल 85 में प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करें, हमने राष्ट्रीय आपातकाल के तहत देखा था कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल जो इमरजेंसी का प्रावधान है ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत
352 के अंतर्गत भारत में इमरजेंसी लगती है। तो यहाँ पर यदि लोकसभा के कार्यकाल को इमरजेंसी के दौरान यदि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना है तो एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर प्रावधान है कि इमरजेंसी के दौर में एक जो लोकसभा है ये अपने कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जितने बार चाहे एक एक वर्ष करके वो बढ़ाती जा सकती है। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो 42वां संविधान संशोधन था, जब इंदिरा जी की यहाँ पर सरकार थी भारत में, इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी के दौर के दौरान ही जो 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में। इसमें बहुत सारे प्रावधानों को बदला गया। इसी के तहत लोकसभा की जो कार्यकाल था इसको 6 वर्ष कर दिया जाता है। 6 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को कर दिया जाता है। फिर जब इंदिरा गांधी जी का अगला चुनाव होता है लोकसभा को और इस चुनाव में मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन्होंने लोकसभा की जो कार्यकाल था उसको दोबारा से 5 वर्ष कर दिया था। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। हमने बात की थी अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग का काम है सीटों का आवंटन करना या किस राज्य में कितनी विधानसभा की और लोकसभा की सीटें होंगी इनका निर्धारण करना परिसीमन आयोग का काम होता है, या डिलिमिटेशन इसको बोला जाता है। डिलिमिटेशन का काम होता है लोकसभा की सीटें और जो विधानसभा की सीटें हैं उनका निर्धारण करना। लेकिन जो परिसीमन आयोग है इस जनसंख्या के आधार पर सीटों को डिवाइड करती है या सीटों को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है आर्टिकल 82 में कि प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी हमारे भारत में जो जनगणना का काम होता है ये प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन हो जाएगा, यानी पुनर्समायोजन किया जाएगा और इसी के साथ में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। तो अभी तक जो परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन की हम बात करें तो इसका गठन 4 बार किया गया है। 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में इसका गठन किया जा चुका है। यहाँ पर हम बात करें कि अभी यदि जो हमारी लोकसभा और हम राज्य की विधानसभाओं में सीटें देखते हैं ये 1971 की जनगणना के आधार पर दी गई हैं। यानी 1972 में जो डिलिमिटेशन आयोग गठित हुआ था इसी के द्वारा जो सीटें बताई गई थी उतनी सीटें वर्तमान में भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं लोकसभा में, चाहे राज्य की विधानसभाओं में देखा जाए। इसके बाद में अभी दोबारा से जो डिलिमिटेशन है इसके द्वारा किसी भी प्रकार की सीटों को बढ़ाने का काम नहीं किया गया है और इसको जो 42वां संविधान संशोधन था इसमें कहा गया था कि सीटों का आवंटन वर्ष 2002 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा। इसके बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया 2001 में किया गया और इसमें बताया गया कि अगले 25 वर्षों यानी 2026 तक जो 1971 तक सीटें 71 की जनगणना में सीटें थी वो ही यथावत रहेंगी। कब तक? 25 वर्षों यानी कि 2026 तक। तो इस प्रकार से बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया था लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये इन्हीं मेंबर्स में से, यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के काम के बारे में हमने बात की थी कि जब लोकसभा का विघटन होता है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं, जो स्पीकर रहते हैं, वो अपने पद का त्याग नहीं करते हैं। वो नई लोकसभा के गठन तक अपने पद पर यथावत बने रहते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो लोकसभा के जब कोई ऐसा प्रस्ताव आता है कि जब कोई ऐसा प्रस्ताव आता है कि प्रस्ताव लाने के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति के कहने पर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यानी ज्वाइंट सिटिंग जो होती है इसकी अध्यक्षता करने का काम लोकसभा के स्पीकर का होता है। यहाँ पर इनको एक और पावर दी गई है कि ये तय करना लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक के बारे में भी आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस स्पीकर होते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के अध्यक्ष
के तरह ही लोकसभा के उपाध्यक्ष भी सदस्यों के बीच से ही किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। लेकिन अभी इसके जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी ऐसे चुने जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि प्रथम जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे वो थे M.A. अयंगर। लेकिन वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसमें उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है। यहाँ पर किसी को भी लोकसभा का उपाध्यक्ष अभी निर्वाचित नहीं किया गया है। यहाँ पर हम बात करें कि अध्यक्ष होते हैं जो उपाध्यक्ष, यदि उनको रिजाइन देना है या इस्तीफा देना है तो वो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष को यदि इस्तीफा देना है तो अध्यक्ष को देते हैं। वैसे ही हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति के नाम देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति देते हैं तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। यहाँ पर हम बात करें विपक्ष के नेता की, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी संविधान में लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष के नेता होते हैं, इनका मूल संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं था। लेकिन रूलिंग पार्टी और जो विपक्ष की पार्टी होती है, यहाँ पर इन्होंने 1969 से इसका प्रावधान किया। इनका प्रावधान किया कि 1969 से यहाँ मतलब कि विपक्ष का नेता का पद एक बनाया गया। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसको 1969 से सृजन किया गया है, और 1977 के जो विधेयक था उसके माध्यम से इसको सांसद की जो मान्यता है वो प्रदान कर दी गई है। यहाँ पर जो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता बनने के लिए जो सीटों की 1/10 सीट, कुल सीटों का 1/10 सीट यदि कोई पार्टी जीत के आती है तभी उस पार्टी को विपक्ष के नेता का पद मिलता है। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो जो कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी दल है, अभी 17वीं जो लोकसभा है इसमें, तो कांग्रेस पार्टी ने 2019 में 52 सीटें जीतकर, जो कि 1/10 से कम है, इस कारण से अभी जो 17वीं लोकसभा है इसमें किसी को भी विपक्ष का नेता का पद नहीं मिल पाया है। यहाँ पर हम बात करें कि प्रथम जो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता थे वो थे राम सुभंग सेन, जबकि राज्यसभा के जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो थे श्याम नंदन मिश्र। यहाँ पर हमने बात की थी साम्य के जो अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उन्हीं में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जिसका काम होता है नए अध्यक्ष के लिए या स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाना, और साथ ही में इसका काम होता है जो नए मेंबर्स चुन के आए हैं उनको शपथ दिलवाना इसका काम होता है। हमने व्हिप के बारे में भी समझा था। जो व्हिप होती है इसको सचेतक कहते हैं। इसमें रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, अपने मेंबर्स के लिए ये जारी करती है। अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं लोकसभा का जो पहला इलेक्शन हुआ था इसके बारे में। जो लोकसभा का जो पहला इलेक्शन है एक किन परिस्थितियों में हुआ इसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के ना तो लोग इतने पढ़े लिखे थे और ना ही भारत ने कभी इलेक्शन करवाए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी देशों ने भारत का मजाक उड़ाया था कि भारत लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, लेकिन कैसे करेगा, इस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है इसका जो प्रावधान किया गया है ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है। 324 में इलेक्शन कमीशन स्थापित किया गया है। इसी के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ने जो पहला जो चुनाव करवाया था पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ। इसी के कारण भारत में हम बात करें तो एक अलग से अपनी विशेषता रखता है। यहाँ पर हम बात करें जो पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था ये हुआ था 1951 से 52 में। 1951-52 में ये हुआ था और ये 5 माह चला था। ये चला था आपका कब से कब तक, 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक ये चला था। 5 माह जो पूरा इलेक्शन था ये चला था। यहाँ पर जो कुल सीटें उस समय थी वो थी 489 सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें से कांग्रेस उस समय मुख्य पार्टी थी, कांग्रेस ने 364 सीट यहाँ पर जीती थी, जबकि जो सीपीआई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जिसने 16 सीट जीती थी। यहाँ पर बात करें पहले इलेक्शन की तो पहले इलेक्शन में जो कुल मतदाता थे वो थे 17.3 करोड़
3 करोड़ कुल मतदाता थे, जिनमें से 45.7% ने अपने वोट का प्रयोग किया था। जबकि उस समय जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भारत में थी 36 करोड़ पॉपुलेशन उस समय भारत की थी। यहाँ पर हम जो बात करें, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के पहले, 21 कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इन्होंने चुनाव लड़ा था इलाहाबाद क्षेत्र से, इलाहाबाद क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। यहाँ पर हम पहले लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो ये 68 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 68 चरणों में ये पूरा किया गया था। 68 फेसेस में पूरा कंप्लीट किया गया था। 1874 कुल कैंडिडेट थे इस चुनाव में, कुल कैंडिडेट थे, जबकि कुल पार्टियां कितनी थी? 53 पार्टियां इसमें भाग ली थी। यहाँ पर हम बात करें कि पहले लोकसभा का गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया और पहला सत्र कब तक चला? 13 मई 1952 तक पहला सत्र चला था। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। यहाँ पर हम बात करें इनकी दोनों की अंतर देखें कि जो पहली लोकसभा है और अभी वर्तमान की जो 17वीं लोकसभा है, इसमें मूलभूत अंतर क्या है। तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को और जो पहला सत्र चला था ये 23 मई 1952 तक चला था। जबकि इसमें कितनी सीटें थी? 489 सीटें थी। 489 सीटों में से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसने 364 सीटें यहाँ पर जीती थी। बाकी जो जितनी भी पार्टी थी उनका सबका जमानत जब्त यहाँ पर हो गई थी। यहाँ पर हम बात करें जो अध्यक्ष की, तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? एम.ए. अयंगर। जो उपाध्यक्ष होते हैं, पहले तो ये प्रावधान था कि जो रूलिंग पार्टी होती है इसी का अध्यक्ष होता था और इसी का उपाध्यक्ष होता है, लेकिन 2010 के बाद ये प्रावधान किया गया रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के द्वारा कि जो अपोजिशन पार्टी रहेगी इसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो 17वीं लोकसभा थी, इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 23 मई 2019 को। 23 मई 2019 को इसका गठन हुआ था। इसमें कितनी सीटें थी? 545 पर इसमें चुनाव हुए थे, जिसमें से कांग्रेस ने, बीजेपी ने कितनी जीती थी? 303 सीट और कांग्रेस ने यहाँ पर 52 सीट जीती थी। जबकि अध्यक्ष यहाँ पर कौन है? ओम बिरला। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है। यहाँ पर हम बात करें सदन के नेता की, कि जो पहली लोकसभा के सदन के नेता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन के नेता या लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। सदन के नेता हम उस व्यक्ति को कहते हैं जब लोकसभा के द्वारा जिस व्यक्ति को या बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसे ही सदन का नेता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सदन के पहली लोकसभा में यदि हम बात करें तो सदन के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब 17वीं जो लोकसभा है इसमें सदन के नेता हैं नरेंद्र मोदी। महासचिव जो उस समय थे वो थे एम.एन. कौल। कौन थे? एम.एन. कौल, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। जबकि हम वर्तमान में बात करें तो स्नेहलता श्रीवास्तव वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसकी जनरल सेक्रेटरी हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो हाल में चुनाव हुआ है 2019 का, जो 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था, इसके बारे में। तो 17वीं लोकसभा के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें 7 चरणों में या 7 फेसेस में चुनाव कंप्लीट हुए हैं, जो कि कब से कब तक हुए हैं? ये आपके 11 अप्रैल से 19 मई तक 19 मई तक के चुनाव चले हैं। जबकि कितनी सीटों पर ये हुए हैं? होने थे कितने पर? 543 सीटों पर होने थे, लेकिन ये चुनाव हुए थे 552 सीट पर, क्योंकि बेल्लोर जो लोकसभा सीट थी यहाँ पर चुनाव रद्द कर दिए गए थे। इस सीट पर बहुत अधिक मात्रा में पैसे बरामद हुए थे, इस कारण से इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव क्षेत्र का चुनाव निरस्त कर दिया था या रद्द कर दिया था। तो 542 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ था। यहाँ पर हम देखें कि मतदाता जो लगभग कितने थे? मतदाता जो 17वीं जो लोकसभा है 2019 की, इसमें 90 करोड़ कुल मतदाता हैं, जिन्होंने कितने % ने अपना मत का प्रयोग किया है? 67.11%
67.11% लोगों ने मत का प्रयोग किया है या इतने वोट डाले गए हैं। यहाँ पर हम बात करें कि लक्षद्वीप में सबसे अधिक प्रतिशत मतदान हुआ, सबसे अधिक मतदान कहाँ पर हुआ है? लक्षद्वीप में कितना हुआ है? 84.96%, 84.96% लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जो हमारी 17वीं लोकसभा है इसके अंतर्गत। यहाँ पर हम देखें कि 17वीं जो लोकसभा है इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, तो यहाँ पर जो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, 303 सीट यहाँ पर अपने अकेले दम पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 52 सीट मिली थी। और इसके बाद डीएमके है इसको 23 सीट यहाँ पर मिली थी। यहाँ पर हम बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में दो तरह के अलायंस हमें देखने को मिलते हैं। एक है एनडीए, इसको एक एनडीए के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका अध्यक्षता ज्यादातर मामलों में करती है बीजेपी। यानी जो बीजेपी का अलायंस है और बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियों का अलायंस है उसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं। एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसने यदि हम बात करें तो इसने 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 353 सीट यहाँ पर जीतने में कामयाब हुआ था। ये बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए। जबकि हम बात करें यूपीए की, तो यूपीए को हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और ये 91 सीट जीतने में कामयाब रहा था। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ये दो प्रकार के अलायंस भी हमें देखने को मिलते हैं कि जब कोई एक पार्टी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती है तो फिर जाके एनडीए और यूपीए अपने अपने हिसाब से सरकार बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि हमारे संविधान में नोटा का प्रयोग भी किया जाने लगा है, और नोटा का जो प्रयोग हुआ है इस 2019 के चुनाव में हुआ है 1.04% लोगों ने नोटे का प्रयोग किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नोटा का प्रावधान किया गया है। तो सब लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो कितने परसेंट लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है? 1.04% लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा जो नोटा का प्रयोग किया है वो किस राज्य ने किया है? बिहार राज्य ने किया है, 2.08%। 2.08% जो नोटा का प्रयोग किया है ये बिहार राज्य ने किया है। यहाँ पर हम बात करें जो 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा में 78 महिला एमपी चुन के आई हैं। कितनी चुन के आई हैं? 78 महिला, ये इम्पोर्टेंट है। 78 महिलाएं चुन के आई हैं, और सबसे ज्यादा जो महिलाएं चुन के आई हैं वो यूपी और वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा चुन के आई हैं। यहाँ से 11 जो महिला कैंडिडेट हैं वो निर्वाचित होके आई हैं इस लोकसभा में, यानी 17वीं जो लोकसभा है इसमें। यहाँ पर हम बात करें कि इस लोकसभा के अंतर्गत 100% जो मतदान हुआ है ये हुआ था बाराबंगल गांव जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 100% मतदान हुआ है, यानी जितने वोटर हैं सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है। किस क्षेत्र में? बाराबंगल गांव हिमाचल प्रदेश में। जबकि हम बात करें कि जो टसीगंग जो कि हिमाचल प्रदेश का पोलिंग बूथ है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? टसीगंग, हिमाचल प्रदेश का। इसी के साथ में जब ये लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 का, तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। किन किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में ये चुनाव कंप्लीट किए गए थे। तो ये हमने कुछ बेसिक बातों के बारे में जाना, ज्यादातर फैक्ट हैं, आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार याद रखें ये चीजें। अब हम बात करते हैं ईवीएम के बारे में, कि जो ईवीएम है, ईवीएम के बारे में हम बात करें तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पर हम देखें कि अधिकतम जो वोट हैं एक ईवीएम में कितने डाले जा सकते हैं, तो वो डाले जा सकते हैं 3840 अधिकतम वोट एक ईवीएम के अंतर्गत डाले जा सकते हैं। तो अभी हम बात करें कितने वोट डाले सकते हैं एक ईवीएम के अंतर्गत? 3840 वोट डाले जा सकते हैं।
यहाँ पर हम बात करें कितने कैंडिडेट्स एक ईवीएम्स के अंतर्गत हो सकते हैं, 64 कैंडिडेट्स, 64 कैंडिडेट एक ईवीएम में हो सकते हैं और वोट कितने डाले जा सकते हैं, 3840, जबकि कैंडिडेट हो सकते हैं 64। इसमें जो बैटरी होती है, ईवीएम में जो बैटरी होती है, इस 6 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी होती है और जो कि लाइट से चार्ज नहीं होती है, लाइट से चार्ज नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें। पहली बार जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था, पाराबोर जो क्षेत्र है, पाराबोर चुनाव क्षेत्र केरल, जो 1982 में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया, पाराबोर चुनाव क्षेत्र केरल में 1982 के अंतर्गत। यहाँ पर हम देखें कि जो ईवीएम को बनाने वाली जो हमारे भारत में संस्थाएं हैं वो दो इसको बनाती है, एक तो बनाती है वेल और एक बनाती है ECIL बनाती है, और कौन बनाती है, वेल। देखिए VEL का पूरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में कर्नाटक में यहाँ पर इसका मुख्यालय है, और ये भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसको बनाती है। यहाँ पर हम बात करें ECIL, जो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो इसके बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें देखी। अब हम बात करते हैं वीवीपैट की। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है, वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेल। क्या नाम है इसका, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेल। जब हम किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं या ईवीएम का बटन दबाते हैं तो वीवीपैट जो लगा होता है, वीवीपैट जो कि ईवीएम मशीन से ज्वाइंट होता है, और इसके अंतर्गत 7 सेकंड तक जिस भी कैंडिडेट को आप वोट करते हैं 7 सेकंड तक उसकी पर्ची आपको वीवीपैट के माध्यम से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से वीवीपैट का यूज किया जा रहा है। तो वीवीपैट के अंतर्गत हम बात करें, पहली बार इसका इस्तेमाल दिसंबर 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में हुआ था। तो नागालैंड में सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग किया गया था सितंबर 2013 के चुनाव में नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये चुनाव हुआ था। तो वीवीपैट एक प्रकार से वीवीपैट ईवीएम के साथ में इसको ज्वाइंट करा जाता है, और जब आप किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं या ईवीएम का बटन दबाते हैं तो वीवीपैट के अंतर्गत उस व्यक्ति की या जिस पार्टी को आपने वोट किया है उस पार्टी की पर्ची उस वीवीपैट के अंतर्गत आपको दिखाई देती है, और वो पर्ची आपके सामने 7 सेकंड तक रहती है, जिससे आपको प्रूफ पता चलता है कि किस कैंडिडेट को आपने वोट किया है। यहाँ पर हम बात करें लोकसभा जो चुनाव है 2014 का, इसमें 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट प्रणाली और ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट प्रणाली वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो अब तो 2014 में किया गया था, लेकिन अब तो जहाँ जितने भी ईवीएम है उसके साथ में वीवीपैट को कनेक्ट किया जाता है। वीवीपैट को कनेक्ट अब किया जाने लगा है। जितनी भी ईवीएम रहेंगे उतने ही वीवीपैट मशीन अब यहाँ पर यूज की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, किस प्रकार से हमारा पहला चुनाव हुआ और किस प्रकार से हमारी जो 17वीं लोकसभा का चुनाव है ये हुआ। यहाँ पर हम अगली क्लास में बात करेंगे लोकसभा से ही संबंधित कुछ और चीज़ों की। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।